गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 1 अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज आपके लिए रोज की तरह कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लाया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, वो करेंगे 5G नेटवर्क के बारे में, क्योंकि इसकी ऑक्शन हो रही है और बहुत सारी कंपनीज ने 5G नेटवर्क का जो स्पेक्ट्रम है उसको परचेज कर रही हैं। थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। 1G 2G 3G 4G 5G में हल्का फुल्का बात कर सकते हैं। चकमा ट्राइब वाला जो न्यूज है वो अरुणाचल प्रदेश से है, तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि ट्राइब्स वगैरह आजकल जो है काफी न्यूज में रह रही हैं। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। तो चकमा ट्राइब कहाँ से आई थी, क्यों सेटलमेंट हुई, कब किया गया, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। लिंगायत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, उस समय यूपीएससी में सवाल नहीं आया था। लिंगायत दोबारा से न्यूज में है, तो थोड़ा सा आपको बताऊंगा मैं कि लिंगायत कम्युनिटी क्या है, हिंदुइज्म से कैसे सेपरेट है, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं, उसके बारे में अच्छा खासा बात करेंगे। तो जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर और रिलीजन वाले पर्सपेक्टिव से इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। ओमान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है इंडिया, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम आपको बताऊंगा। उसके अलावा इंडिया और कौन कौन सी कंट्री के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। हाइब्रिड व्हीकल्स, ये सी नहीं है, हमें वी है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। हाइब्रिड व्हीकल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, CO2 एमिशन की बात करते हैं, उसी बीच में हाइब्रिड व्हीकल्स को लेके हम लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, है ना। या तो हम लोग सीधा प्रॉपर नॉर्मल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका बेनिफिट क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जबरदस्त आर्टिकल है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। और हम लोग कोविड की बहुत बारे में बात कर चुके हैं, यूक्रेन और उसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ कर दिया है ना अभी कि भैया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये क्या है, इस कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे। और इंडिया किस तरह से अपनी नॉन अलाइनमेंट जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है उससे हम लोग दूर हट रहे हैं, और यहां से हम लोग आज मेंस के लिए भी एक बढ़िया क्वेश्चन लिखेंगे। आर्टिकल में बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, एक्सप्लेनर सेक्शन है और डेफिनेटली सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। उसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि लोकल पंचायत की बात करता है, लोकल हमारे पंचायती राज सिस्टम की बात करता है। और यहां से हम लोग रिलेट करेंगे हमारी नई प्रेसिडेंट मुर्मू जी के बारे में, ठीक है, कि कैसे इस अमेंडमेंट एक्ट की वजह से मुर्मू जी आज जो प्रेसिडेंट बनी है वो पॉसिबल हो पाया है। इसके रेलेवेंस के बारे में बात करेंगे, थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो जीएस पेपर 2 और 1 के पर्सपेक्टिव से, खासकर 2 के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग करेंगे। इसको हम लोग एक्चुअली यहाँ से मेंस के लिए एक डेफिनेटली क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि पहले वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है। लाइक करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यार टॉपिक मजेदार हैं। 2-3 टॉपिक तो ऐसे हैं आपको करने में बहुत मजा आ जाएगा। पहला टॉपिक दोस्तों है वो है 5G के बारे में। देखिए 5G की बेसिक चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत कुछ पता है पहले से 5G के बारे में, पहले कई बार हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो स्पेक्ट्रम की बेसिकली बीडिंग की जा रही है, ठीक है, बीडिंग की जा रही है। देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपने जो है अपनी साइंस में एक चीज पढ़ी होगी जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं ना, जो मतलब सन से जो रेज आती हैं, जो सन रेज आती हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं। फिर हमारी यहाँ पे विजिबल लाइट होती है ना, जिसे हम लोग वीबग्योर कहते हैं, इसे हम लोग वीबग्योर कहते हैं। फिर हमारे यहाँ पे इंफ्रारेड रेज होती हैं, फिर हमारे यहाँ पे माइक्रोवेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती है, और फिर हमारे यहाँ पे जो है रेडियो वेव्स होती हैं। ये सब आपने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा। तो ये जो वीबग्योर है, देखिए हम यहाँ पे जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो रेड की जो है वेवलेंथ वो ज्यादा है, वायलेट और ब्लू की वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ का मतलब यह है कि जिसकी भी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो दूर तक ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। इसलिए तो हम लोग रेड कलर को यूज करते हैं ना ट्रैफिक लाइट में, दूर, और डेंजर का साइन होता है रेड लाइट, क्योंकि दूर से आप इसको देख सकते हो। तो ये तो अलग बात हो गई। तो इसी तरह से जो ये रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और इसीलिए सबसे ज्यादा दूर तक ट्रेवल भी कर सकता है। तो हमारा जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है, जो मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, जो आप टेलीविजन में देखते हो, रेडियो में देखते हो, उसमें हम लोग रेडियो स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं। इसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है। एक चीज आपको और बताता चलूं कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है उतना ही वो कम थ्रेट होता है, कम डेंजर होता है। एक्सरेज
गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये बहुत डेंजरस होती हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर पास कर सकती हैं, राइट। इसलिए तो एक्सरे करवाते हैं लोग, हम हड्डियों का एक्सरे करवाते हैं, और ये बहुत डेंजरस होती हैं, कैंसर वैंसर भी कर सकती हैं। लेकिन रेडियो वेव्स वगैरह जितनी रहती है ना, ये बहुत डेंजरस नहीं होती हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है, वो हमारे स्किन का ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, उसको भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। क्योंकि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, इसलिए डेंजरस भी नहीं होती हैं। लेकिन रेडियो वेव्स के अंदर भी अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं वेवलेंथ के, ठीक है, छोटे छोटे बड़े बड़े जो है मीडियम लेवल के, लो लेवल के स्पेक्ट्रम होते हैं। लेकिन ओवरऑल रेडियो वेव की वेवलेंथ काफी कम होती है। तो ये जो 5G की हम लोग बात करते हैं, 1G 2G या किसी की भी बात करते हैं, बेसिकली हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि 5G बहुत डेंजरस होगा हमारी हेल्थ के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रेडियो की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑलरेडी बहुत कम होती है, तो ये वैसे भी डेंजरस नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। अभी तक कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है, बहुत जो इसके बहुत अच्छे एविडेंस मिले, प्रॉपर बढ़िया स्टडी नहीं है जो ये बताता हो कि भैया मोबाइल नेटवर्क से और रेडियो से आपका सिग्नल की हेल्थ आपकी खराब होती है। खैर तो एक अलग डिस्कशन है। बट 5G की हम लोग ऑप्शन कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पे अलग अलग बैंड होते हैं फ्रीक्वेंसी के, जो मैंने आपको बताया, लो बैंड होता है, मीडियम बैंड होता है, मिड बैंड होता है, और उसके बाद जो है हाई बैंड होता है। अब देखिए सभी के अंदर 5G चल सकता है, तो यहाँ पे भी 5G दिया हुआ है, इधर भी 5G दिया हुआ है, इसमें भी 5G है और इसमें भी 5G है, वो दिक्कत नहीं है। आपका कोई भी वेवलेंथ हो, कोई भी स्पेक्ट्रम हो, सबके अंदर 5G चलेगा। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो लो बैंड वाला 5G होता है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। हालांकि ये डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, लेकिन स्पीड अच्छी नहीं होता है। लेकिन जो हाई बैंड वाला होता है, ये 20 गीगाहर्ट्ज से लेके 40 गीगाहर्ट्ज, भैया इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। 3 गीगाहर्ट्ज पर मिनट से लेके, मतलब हम एमबीपीएस की बात करते हैं ना, ये एमबीपीएस की बात नहीं करता है, ये जीबीपीएस की बात करता है, जीबीपीएस की बात करता है। 3 जीबीपीएस से लेके 5 या 6 जीबीपीएस तक की स्पीड हो सकती है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है जो हाई बैंड के अंदर 5G होता है, ठीक है। और ये 1G 2G आपको ज्यादा बताने की मुझे जरूरत है नहीं। 1G की जब शुरुआत हुई थी, तो 1G एक्चुअली ना एनालॉग सिस्टम पे बात काम करता था, एनालॉग सिस्टम पे। फिर 2G के बाद हम लोग डिजिटल सिस्टम पे शिफ्ट हो गए थे, डिजिटल सिस्टम है ना। वो हमारे पास घड़ियां होती है ना, एक तो हमारी जो नॉर्मल घड़ियां होती हैं जिसके अंदर वो टिक 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 करके ऐसे चलता है, वो एनालॉग वॉच होती हैं। और एक हमारे पास जो है, जो आजकल जो डिजिटल स्मार्ट वॉच वगैरह चल रही है ना, वो 1 2 3 करके, उसमें जो कंप्यूटर सिग्नल बेसिकली ले जाते हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आपके कैलकुलेटर्स में, सैटेलाइट्स वगैरह में, कंप्यूटर सिस्टम पूरा जो है वो डिजिटल के ऊपर काम करता है। पहले एनालॉग हुआ करता था, तो 1G तो एनालॉग के ऊपर ही डिपेंड करता था। और 1979 में जो है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्डिक कंट्री वगैरह में, नॉर्वे वगैरह में इसको सबसे पहले किया गया था। फिर बाद में जो है ये दुनिया भर में फैल गया। ये आपने ध्यान रखना है कि एनालॉग सिस्टम के ऊपर काम करता था। 2G जो है वो डिजिटल सिस्टम के ऊपर काम करता है। 2G एनालॉग में हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ हल्का फुल्का बातचीत कर सकते थे। लेकिन 2G जब आया तो हम लोग थोड़ा बहुत मैसेज भी भेजने लगे। 2G में मैसेज भी चले जाते थे, SMS जिसको हम लोग कहते हैं। आप मोबाइल पे बात भी कर सकते थे, थोड़ा बहुत आप इंटरनेट का यूज भी कर सकते थे, कुछ वेबसाइट वगैरह को सर्फ कर सकते थे, वो 2G टेक्नोलॉजी में हम लोग कर सकते थे, ठीक है। और 2G टेक्नोलॉजी सबसे पहले जो है वो फिनलैंड के अंदर ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 के अंदर। फिर हमारा जो है फिर 3G आया, फिर 4G आया, और अब तो 5G भी जो है कई विदेशों में तो आ गया है। 3G में हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे, है ना, इंटरेक्ट कर सकते थे, सोशल मीडिया वेबसाइट का यूज कर सकते थे, यूट्यूब वगैरह देख सकते थे। 4G 3G और 4G में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 4G में आप ऑनलाइन गेम भी खेल सकते हो, है ना, वर्चुअल गेम खेल सकते हो, स्पीड बहुत ज्यादा होती है। VR का भी यूज कर सकते हो, वर्चुअल रियलिटी वगैरह का यूज कर सकते हो, और वीडियोज वगैरह अपलोड कर सकते हो, स्पीड अच्छी खासी होती है। बट 4G में लेटेंसी होती है, लेटेंसी, ठीक है। जैसे आपने व्हाट्सएप पे कभी कॉल करके देखना, तो व्हाट्सएप पे आप जब कॉल करते हो तो आपको दूसरे पर्सन की जो आवाज होती है वो 1-2 सेकंड बाद सुनाई देती है, तुरंत सुनाई नहीं देती है। तो नॉर्मल कॉल के जैसा नहीं होता है, तो उसे कहते हैं लेटेंसी। मतलब जो गैप होता है, जो डेटा ट्रांसमिशन होता है उसमें गैप आता है 1-2 सेकंड का। लेकिन 5G के अंदर ऐसा नहीं होगा। 5G के अंदर लेटेंसी ऑलमोस्ट जीरो, मतलब जीरो ही समझ लो आप होगा, ठीक है। तो जो भी आप एक्टिविटी करोगे तुरंत सिग्नल जो है ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो 5G की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, और एक ही टाइम पे जो है बहुत सारे नेटवर्क आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अब 5G नेटवर्क वैसे इंडिविजुअल पर्सन के लिए कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल का काम तो 4G भी कर देता है। यूजली जो कंपनीज वगैरह होती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां पे 5G ज्यादा काम करेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ज्यादा यूज टर्म की जाती है जब हम लोग 5G की बात करते हैं, ठीक है। 5G में टावर भी काफी पास पास होते हैं, और इनके फाइबर केबल से जुड़े हुए होते हैं। इनकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है 5G की, लेकिन स्पीड बहुत अच्छी होती है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं।
प्रोब इनटू रेजिडेंशियल पेपर्स ऑफ द रिफ्यूजीज। तो किन रिफ्यूजीज की बात कर रहा है? बेसिकली ये हुआ था खेल के 1960s में ईस्टर्न पाकिस्तान, उस आज जिसे हम लोग वेस्ट बंगाल कहते, सॉरी जो है बांग्लादेश कहते हैं, बांग्लादेश से कुछ रिफ्यूजीज इंडिया में आए थे। उनको हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है जगह दिया था रहने के लिए। उन रिफ्यूजीज के बारे में बेसिकली बात कर रहा है। बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक ग्रुप है, ठीक है, वहां का जो है लोकल ग्रुप है। जैसे आसाम के अंदर जो है स्टूडेंट विंग बना हुआ है, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी स्टूडेंट विंग बना हुआ है। वो इन रिफ्यूजीज को जो है पसंद नहीं करते और वो लगातार मूवमेंट करते हैं कि इन रिफ्यूजीज को अरुणाचल प्रदेश से भगाया जाए। जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो मूवमेंट करते हैं, तो एक ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन है जिसे आपसू कहते हैं, आपसू, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन। तो इन रिफ्यूजीज को ये जो है अपोज करते हैं, कई बार इनके खिलाफ जो है ये वायलेंस भी करते हैं। तो इन रिफ्यूजीज के बारे में बेसिकली आर्टिकल है। तो दो रिफ्यूजीज के बारे में बात कर रहा है। तो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, एक है चकमा और दूसरी है हजोंग। ये यूजुअली कहाँ रहते थे? जो चिटगोंग, चिटगोंग आपने पता है ना, चिटगोंग के जो हिल्स हैं बांग्लादेश के अंदर, वहां पे ये रहते थे। तो 1960s में क्या हुआ ना, बांग्लादेश के अंदर कई सारे डैम बनाए गए, जैसे कप्ताई डैम बनाया गया और जो है इस रिवर के ऊपर, कर्णाफुली रिवर के ऊपर, जिसकी वजह से गांव वगैरह डूब गए थे। और उसके अलावा वहां की जो पाकिस्तान आर्मी थी वो इनके ऊपर काफी ज्यादा जो है परेशान करती थी, इनको वायलेंस भी करती थी। तो इंडिया से इन्होंने बोला कि भैया देखो परेशानी हमें हो गई है, तो आप हमारा प्लीज कुछ करिए। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने इनको बांग्लादेश से निकाल कर अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनको जगह दिया था रहने के लिए। तो ये 1960 से वहां पे रहते हैं। चकमा जो है वो बुद्धिस्ट हैं और जो हजोंग है वो हिंदूज हैं। लेकिन अभी तक इनको प्रॉपर सिटीजनशिप इंडिया का नहीं मिला है, इनको प्रॉपर लाइक पासपोर्ट वगैरह वो सब इनको ऐसा नहीं मिला है। तो कुछ चकमास के पास अभी रिसेंटली कुछ आधार कार्ड वगैरह या वोटर आईडी कार्ड वगैरह मिले थे, जिसकी वजह से अरुणाचल के अंदर थोड़े से प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए हैं। उसको लेके ही बेसिकली ये पूरे का पूरा यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है। इससे ज्यादा जानने की आपको इसके बारे में जरूरत नहीं है। बस चकमास जो है वो कौन होते हैं? जो लूशाई हिल्स हैं, ठीक है, वहां पे इनको पहले एस्टेब्लिश किया गया था, बाद में अरुणाचल प्रदेश में इनको मूव करवा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोला जाता था। तो ये कुछ कुछ थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और ये जो पूरे का पूरा रिहेबिलिटेशन वाला प्रोग्राम किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा बस आपको ये पता होना चाहिए कि चकमा ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ पे इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हजोंग पॉपुलेशन कहाँ से बिलोंग करती है, इनका रिलीजन क्या है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी सेट टू मीट लिंगायत सीयर्स। सीयर्स मतलब समझते हो ना, सीयर्स मतलब साधु या फिर उसको फॉलो करने वाले जो रहते हैं उसको बोलते हैं। कुछ साल पहले भी ये लिंगायत काफी न्यूज में थे, क्योंकि कर्नाटका में एक्चुअली क्या है ना, 17% जो कर्नाटका की पॉपुलेशन है वो लिंगायत है, मतलब वो लिंगायतिज्म को फॉलो करते हैं, जो काफी बड़ी पॉपुलेशन है। और इन्होंने कुछ साल पहले एक मूवमेंट चलाया था, वो मूवमेंट अभी भी चल रहा है वैसे तो, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि लिंगायत जो है ना वो हिंदूज नहीं है और लिंगायत को एक सेपरेट रिलीजन जो है डिक्लेयर किया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्होंने ये बात बोली थी। 2018 का इशू चल रहा है ये, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी बात को मना कर दिया था कि नहीं, हम आपको सेपरेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी स्टेटस ये है कि लिंगायत जो है वो हिंदुइज्म के अंडर ही कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन लिंगायत अपने आप को ऐसा हिंदूज नहीं मानते, वो मानते हैं कि हम लोग सेपरेट रिलीजन है। तो उसकी डिमांड भी वो लगातार करते हैं। तो राहुल गांधी जो है अभी रिलीजन उनसे लिंगायत से मिलने वाले हैं। तो ये तो वैसे पॉलिटिकल इशू है, सीधी सी बात है। तो 17% पॉपुलेशन है, तो काफी ज्यादा पॉलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटी है ये लिंगायत कम्युनिटी। तो वोट के लिए सब होता है, तो इसमें हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स में, बट थोड़ा सा लिंगायत के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली लिंगायत के साथ साथ एक और कम्युनिटी है वहां पे कर्नाटका के अंदर, जिसे कहा जाता है वीराशैवा, ठीक है, वीराशैवा। और इसी में से जो है लिंगायत निकले हैं, लिंगायत निकले हैं। लेकिन दोनों जो है वो थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग चीजों को फॉलो करते हैं। जैसे लिंगायत की हम लोग बात करें तो लिंगायत का यह कहना है कि 12th सेंचुरी के अंदर एक संत हुआ करते थे, फिलोसोफर, जिसका नाम था बसावना, और ये बहुत बड़े फिलोसोफर भी रहे हैं। इनको ये अपना फाउंडर मानते हैं और इन्हीं को ये मानते हैं हर जगह पे, ठीक है। और उन्होंने बसावना एक्चुअली वो जो थे ना, वो शिवा को मानते थे, शिव के उपासक थे, उनके वर्शिप करते थे। लेकिन उस समय कर्नाटका की सोसाइटी में बहुत ज्यादा ब्राह्मणिज्म फैला हुआ था और ब्राह्मण जो है वो डोमिनेट करते थे। सैक्रिफाइस होते थे, ह्यूमन सैक्रिफाइस और एनिमल सैक्रिफाइस खूब सारे होते थे। भैया जो कर्म कांड होते हैं बहुत ज्यादा होते थे। कास्टिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ था।
वो सब चीजें थी। तो इसके अगेंस्ट में जो है बसावना जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मानूंगा, मैं वेदों को नहीं मानूंगा, मैं उपनिषद को नहीं मानूंगा, मैं किसी को भी नहीं मानूंगा, और ना ही मैं ब्राह्मण प्रैक्टिसेस को मानूंगा, ना ही मैं आपके रिचुअल्स को मानूंगा। तो उन्होंने जो है एक अपना नया जो है ऑर्डर चलाया था, जिसे कहते हैं लिंगायत। तो बसावना को जो है यहाँ पे फाउंडर माना जाता है। ये आइडल वर्शिप को भी फॉलो नहीं करते हैं, कोई टेंपल वगैरह भी नहीं होता है, और आइडल वर्शिप को भी नहीं मानते हैं। तो ये थोड़ा आपको इनको पता होना चाहिए। और जो हिंदुइज्म में जो कॉन्सेप्ट होता है पाप और पुण्य वाला, पाप और पुण्य, इनकार्नेशन, कर्मा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, स्वर्ग और नर्क वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वो भी ये नहीं मानते हैं। पाप और पुण्य वाले को ये नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है आपको पता होना चाहिए। और लिंगायत की जो फिलॉसफी होती है वो जहां पे लिखी गई है उसे कहते हैं वचन्स, ठीक है, वचन्स होते हैं। तो वचनों के अंदर लिखा रहता है कि पूरे का पूरा इनका जो भी प्रोसीजर रहता है। और भक्ति मूवमेंट से भी थोड़ा आप इसको जो है डेफिनेटली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, आपको लिंगायत के बारे में पता होना चाहिए। 17% जो पॉपुलेशन है कर्नाटका की वो लिंगायत होती है। और ये जो प्रॉपर शिवलिंग होता है उसको भी नहीं मानते हैं। ये एक्चुअली एक अलग से जो है इष्टालिंग उसको बोलते हैं, इष्टालिंगा, ठीक है, इष्टलिंगा को मानते हैं। तो ये जो शिवलिंग होता है इसका भी थोड़ा सा जो साइज जो है ना वो आकार थोड़ा इस तरह का रहता है, इष्टालिंगा। और ये कई सारी जो है मेटल्स के मिलके बना होता है, और उसको ये गले में पहनते हैं। ऐसा टेंपल वर्शिप वगैरह नहीं करते हैं। तो लिंगायत के बारे में इतना ही था। हाँ, ये जो दूसरा कहाँ गया, ये वाला, ठीक है, वीरशैव, ये थोड़ा अलग है। वीरशैव वाला कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली अभी मानते शिवा को ही हैं, लेकिन ये बसावना को नहीं मानते हैं। वीरशैव का कहना है कि वो लिंगायत से बहुत पहले एग्जिस्ट करते हैं। 5500 से लेके 6000 ईयर्स अगो जो है वो मानते हैं इनका। और इनके जो फाउंडर हैं वो मानते हैं पंचाचार्य। पंचाचार्य मतलब पांच ऋषि हुआ करते थे, उनको अपना फाउंडर मानते हैं। बसावना को नहीं मानते हैं। हालांकि शिवा को ही मानते हैं, लेकिन ये लोग शिवा को एज अ ह्यूमन बीइंग मानते हैं। शिवा एज अ ह्यूमन बीइंग, सुप्रीम ह्यूमन बीइंग मानते हैं। तो इसलिए टेंपल वर्शिप वगैरह भी करते हैं। और इनकी ज्यादातर जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो ब्राह्मणिकल बिलीफ में बिलीव करते हैं, कास्टिज्म में बिलीव करते हैं, वर्ण सिस्टम में बिलीव करते हैं। तो ये ज्यादातर जो है बेसिक हिंदुइज्म के बारे में बात करते हैं। और ये अपने आप को सेपरेट रिलीजन भी नहीं कंसिडर करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वीरशैव और लिंगायत के बीच में आपको अगर डिफरेंस देखना है तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। ये मैंने स्लाइड आपके लिए जो है थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करने के लिए डाल दिया था। पूछ सकता है एग्जाम में, मुझे ऐसा लगता है प्रीलिम्स में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आपको पता, और काफी मेहनत किया, सुबह मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा अच्छे से आपके लिए कंटेंट वगैरह इकट्ठा करने में। तो ठीक है, तो अभी आप भी थोड़ा मेहनत करिए, इसको पढ़िए। आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, आप अपने लिए मेहनत करिए। बस हमारे लिए आप क्या कर सकते हो, एक लाइक बटन में क्लिक कर सकते हो, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया ओमान टू होल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, और हमारे रिलेशन जिन कंट्रीज के साथ अच्छे हैं उनके साथ करता है। तो इस समय ओमान के साथ हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। 2 हफ्ते तक मिलिट्री एक्सरसाइज चलेगा। ये कहां पे चलेगा, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में 1 अगस्त से लेके मतलब आज से 13 तारीख तक चलेगा। एक्सरसाइज का नाम क्या है, अल नज़ाह 4, क्योंकि ये 4th नंबर की एक्सरसाइज है। इससे पहले भी 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, तो कोविड से पहले हो चुकी हैं वो सब। ये नाम आपने याद रखना है, अल नज़ाह, ठीक है, अल नज़ाह। कहां पे होगी, महाजन जो फील्ड फायरिंग है राजस्थान में, वहां पे इसको किया जाएगा, ठीक है। जो रॉयल आर्मी ओमान की एक्चुअली जो आर्मी है उसका नाम रॉयल आर्मी होता है। तो यहाँ से 60 लोग इंडिया में आए हैं उसका एक्सरसाइज को करने के लिए। इसके बारे में इतना ही। इंडिया जो है और भी कई कंट्री के साथ अपनी एक्सरसाइज करता है, जिसका नाम मैंने यहाँ पे आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए ऐड कर दिया है। जैसे इंडिया जापान के बीच में जो एक्सरसाइज होती है जिमैक्स उसका नाम होता है। इंद्रधनुष हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो रॉयल एयर फोर्स होती है यूनाइटेड किंगडम की, उनके साथ मिलकर करते हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। जो है ओसिनडेक्स जो है ये भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, ठीक है। ओस्ट्रा हिंद भी करते हैं हम लोग। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज है जो हम लोग जापान के साथ करते हैं, ठीक है। अविरिंद्रा हम लोग जो है रशिया के साथ जो है जॉइंट एयर एक्सरसाइज करते हैं। तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। देखिए, हम लोग बहुत सारी कंट्री के साथ बायलेटरल एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी कंट्री के साथ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी कंट्री के साथ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज भी करते हैं, जिसके अंदर 3, 4, 5, 6 कंट्रियां हो सकती हैं। तो आपने ध्यान रखना है, जब एग्जाम में सवाल आता है तो वो बायलेटरल पूछ रहा है, ट्राइलेटरल पूछ रहा है, या फिर मल्टीनेशनल पूछ रहा है, या मल्टीलेटरल पूछ रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज आपने प्रीलिम्स में ध्यान रखनी है, जब भी आप इस तरह के स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आपने देखना है कि वो एयर एक्सरसाइज पूछ रहा है, वो नेवल एक्सरसाइज पूछ रहा है, या वो मिलिट्री एक्सरसाइज पूछ रहा है। तो कई बार हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं
तीनों एक्सरसाइज अलग अलग होती हैं, और कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिसमें हमारी एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री तीनों मिलकर काम करती हैं। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, तो तभी काम चलेगा, और नहीं अदरवाइज हम लोग चीजों को पढ़ लेते हैं, एफिशिएंसी आती नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओमान के साथ हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें नेवी और एयरफोर्स ऐसा इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल आता है वो आता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके, जिसके बारे में काफी कम चर्चा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि होनी चाहिए। हम लोग हमारा बेसिकली जो फोकस रहता है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में रहता है ज्यादातर, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को एक ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है, एक सोल्यूशन के तौर पर देखा जाता है क्लाइमेट चेंज को लेके, है ना, कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही हमारा काम है, तो इसी के सहारे बेसिकली फ्यूचर होने वाला है। लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को जितना ज्यादा तारीफ की जाती है, मुझे प्रेजेंट में जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उतना ज्यादा तारीफ ये लोग बेसिकली डिजर्व नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या है ना, अभी इनको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो आपको चाहिए। अगर कोई कंट्री, मान के चलो अगर आप कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कोई फायदा नहीं है, ऑफ कोर्स बात है, क्योंकि अल्टीमेटली कोल से ही बिजली जनरेट हो रही है। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेके आते हो, है ना, आप उसको या तो न्यूक्लियर से लेके आते हो, या फिर उसको जो है हाइडल पावर से लेके आते हो, या उसको फिर जो है जियोथर्मल से लेके आते हो, विंड से लेके आते हो, सोलर से लेके आते हो, फिर तो चलो, फिर तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप कोल से लेके आते हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई खास फायदा है नहीं। एनीवेज, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग हाइब्रिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में एक्चुअली बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत अच्छा है नहीं। तो कंपनीज क्या कर रही हैं, वो कंबाइन कर रही हैं दोनों टेक्नोलॉजी को, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और जो हमारे कन्वेंशनल व्हीकल्स होते हैं जो डीजल और पेट्रोल के ऊपर चलते हैं, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, दोनों टेक्नोलॉजी को आपस में कंबाइन कर रही है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो इसमें क्या करता है, डीजल पेट्रोल और जो हमारी जो मोटर होती है, हमारा जो बैटरी होती है, दोनों के ऊपर चलता है, इसे कहते हैं हाइब्रिड व्हीकल्स। तो जब आपका मन करे आप पेट्रोल डीजल पे चलाइए, पेट्रोल डीजल अगर आपका चलाने का मन नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक पे चलाइए, दोनों चीजों पे कर सकते हो। और बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे जो गाड़ी की रनिंग होती है ना, गाड़ी को चलना रहता है, वो चलेगी पेट्रोल के ऊपर। लेकिन जब आपको ब्रेक लगानी होती है, ब्रेक लगाई जाएगी बैटरी के बेसिस पे। जब आपको गाड़ी स्टार्ट और स्टॉप करनी होती है तो वो बैटरी करेगी, लेकिन जब आपको गाड़ी रन करनी है तो वो पेट्रोल के ऊपर करेगी। तो अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं हाइब्रिड के अंदर। तो इसमें हम लोग दोनों चीजों का यूज करते हैं, इंजन का यूज भी करते हैं और बैटरी का यूज भी करते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है ये, जो रेगुलर हमारे पास व्हीकल्स होते हैं। तो इसके अंदर जो पावर वाला पूरा सिस्टम होता है वो सीरीज में, पैरेलल में, और सीरीज पैरेलल का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। तो टेक्निकल सी चीजें ऐसी हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, माइक्रो, माइल्ड और फुल हाइब्रिड। तो देखिए फुल हाइब्रिड तो सीधा सीधा सा हो गया, जब आपका मन करे पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाओ, जब आपका मन करे आप इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाओ। लेकिन जो माइक्रो माइल्ड है, इसमें मैंने आपको बताया ना कि जब आप ब्रेक लगाते हो तो आप एक टेक्नोलॉजी का यूज करो, जब आप स्पीड देते हो तो दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज करो, जब स्टार्ट करते हो दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज करो। तो इसमें कुछ कुछ इस तरह से टेक्निकल चीजें सी रहती है जिससे हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। तो जो फुल एचईवीज होते हैं उसमें आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक एकदम अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करता है कि इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। देखिए वैसे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने साइड में दिया हुआ है आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि इस आर्टिकल में हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज तो ऑफकोर्स यही है कि क्लाइमेट चेंज, है ना, फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन जो है वो कम हो जाती है, पेट्रोल डीजल की, कार्बन एमिशन कम होता है, सबसे बड़ी बात है ना। और अगर हम लोग हाइब्रिड व्हीकल्स को अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंक्रीज होगी, है ना, लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी। तो ये कुछ कुछ चीजें उसके बारे में बात कर रहा है। उसके अलावा जब हम लोग हाइब्रिड सिस्टम का यूज करते हैं तो हमारे जो इंजन का साइज होता है वो भी कम होता है, जिसकी वजह से गाड़ी की माइलेज इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसकी एवरेज इंक्रीज हो जाती है, तो आपका टोटल खर्चा भी कम हो जाता है और हाई टॉर्क जनरेट होता है। ठीक है, स्पीड एकदम से स्पीड पकड़ सकती है आपकी गाड़ी, तो वो थोड़ी चीजें रहती हैं, बढ़िया रहता है, मिनिमम एमिशन होता है कुछ कुछ चीजें करके, तो एफिशिएंसी बढ़िया होती है ना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। चैलेंजेस वही है, सीधी सी बात है भैया, हाई कॉस्ट बहुत ज्यादा है। नॉर्मल व्हीकल अगर आपको गाड़ी 5 लाख रुपए की मिलती है तो हाइब्रिड व्हीकल आप समझ लीजिए आपको कम से कम 6.5 या 7 लाख की मिलती है। और इंडिया जैसी मार्केट में जहां पे एवरेज कंज्यूमर जो है वो उसकी इतनी ज्यादा इनकम नहीं होती है, तो उसके लिए जो है 10-20 हजार रुपए भी बहुत मैटर करता है। तो हाई कॉस्ट फिलहाल सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे दिक्कत करता है। उसके अलावा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो तो सारी चीजें हैं ही। ठीक है, इज इट गुड?
द राइज ऑफ द फॉसिल फ्यूल प्राइस जिस तरह से दुनिया में हो रहा है ना, क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं आजकल एमिशन कंट्रोल को लेके, जिसमें जैसे हम लोग भारत 5, भारत 4, भारत 6 की बात करते हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हाइब्रिड व्हीकल्स जो है आने वाले समय में काफी ज्यादा डिमांड में रहने वाले हैं। अगर इसकी कॉस्ट को कम कर दिया जाए तो मोस्टली लोग, मुझे ऐसा लगता है, हाइब्रिड व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और एक यहाँ पे बहुत जो दिक्कत वो सेफ्टी वाली भी है ना, सेफ्टी भी थोड़ा दिक्कत है आजकल। आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह में आग वगैरह लग जा रही है, तो वो भी थोड़ी सी समस्या है मुझे लगता है पर्सनली यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल आता है वो आता है यूरेशियन कॉरिडोर के बारे में। एक्चुअली ये एक कॉरिडोर है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के बारे में आर्टिकल है जिसके थ्रू इसने ये बताया है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से डोमेस्टिक से इंटरनेशनल होता जा रहा है, किस तरह से इंडिया क्वाड के बीच में और रशिया और ईरान के बीच में बैलेंस बना रहा है, तो उसके बारे में है। देखिए इसके बारे में मीडिया में ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये 2000 में शुरू हुआ था, बहुत साल पहले शुरू हुआ था, 20-22 साल हो चुके हैं, 2000 में शुरू हुआ था। और ये यहां से बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, एक जैसे BRI है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना वाला है, उसी तरह का एक होता है। हम लोग क्या करेंगे, मुंबई से लेके, ठीक है, जो हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, नावा शेविया है, एक हम लोग यहाँ से शिप लेके जाएंगे कहां तक, चबाहर पोर्ट तक जाएंगे। चबाहर पोर्ट से यहाँ पे एक पोर्ट है बंदर अब्बास जो कि ईरान की पोर्ट है, यहां तक जाएंगे। यहां से फिर हम लोग तेहरान जाएंगे, तेहरान से फिर हम लोग जो है अराकू होते हुए या फिर सीधा जो है यहाँ जो है कैस्पियन सी से होते हुए जो है अस्त्राखान तक जाएंगे, और अस्त्राखान से होते जो है मॉस्को तक जाएंगे। आप ये समझ सकते हो कि भैया मॉस्को और मुंबई के बीच में एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें कई सारी कंट्री से हम लोग पास होकर यहाँ पे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कंट्री है वो है ईरान और वो है रशिया, और ये दोनों ऐसी कंट्री हैं जिसके ऊपर USA ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, राइट। ये कॉरिडोर की शुरुआत हम लोगों ने 2000 में की थी, लेकिन पिछले ही हफ्ते एक कंटेनर हम लोगों ने शुरू किया। वो शुरू हुआ था कहां से चलना, अस्त्राखान से। अस्त्राखान से चलते चलते वह तेहरान पहुंचा, बंदर अब्बास पहुंचा और मुंबई पहुंचा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। हमारा ज्यादातर फोकस किसके रहता है, ऊपर रहता है, क्वाड के ऊपर रहता है, लेकिन इंडिया ने पर्दे के पीछे इतना जबरदस्त काम यहाँ पे कर दिया। अभी तक क्या होता है, अभी अगर आपको अगर रशिया में एक्सेस करनी है तो वो क्या करना पड़ता है, अरेबियन सी से होते हुए पहले आपको रेड सी में घुसना पड़ता है, रेड सी से फिर आपको स्वेज कनाल में जाना पड़ता है, स्वेज कनाल से होते हुए फिर मेडिटेरेनियन ओशन से होते हुए यहाँ इस्तांबुल वाली पोर्ट से होते हुए फिर आपको ब्लैक सी से होते यूक्रेन जाना पड़ता है, यूक्रेन से फिर आपको जो है मॉस्को जाना पड़ता है, या फिर आप समझ लीजिएगा यहां से होते हुए ब्लैक सी से आपको टर्की, और यहां से फिर इस कंट्री की आपको एक्सेस मिल जाती है। बहुत दूर से जाना पड़ता है, लेकिन इस कॉरिडोर अगर ये प्रॉपर तरीके से काम कर गया फ्यूचर में बढ़िया तरीके से, तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया की जो ट्रेड है वो तो इंक्रीज होगा ही होगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे होने वाले हैं। तो पोर्ट जो है चला वो 40 फीट का कंटेनर था, तो मैंने आपको बता दिया कहां से कहां तक चला। 7200 किलोमीटर का एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होने वाला है, ठीक है। 2002 में शुरू किया था इंडिया ने, फिर बाद में इसमें कजाकिस्तान, बेलारूस, ओमान, ताजिकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज में जुड़ गई। अगर ये शुरू हो जाता है तो 30% हमारा जो है कॉस्ट कम हो जाएगा, और 40% हमारा जो टाइम है जो हम लोग जाते हैं जर्नी का, वो जो है हमारा यहाँ पे कम हो सकता है। इसके बीच में जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है वो चाबाहर पोर्ट भी प्ले करेगा, जो कि ईरान के अंदर हम लोग खुद बना रहे हैं, क्योंकि वो भी इसी कॉरिडोर का पार्ट है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगा ये। इसके अलावा इसका और क्या एडवांटेज होगा, तो पहली बात तो अफगानिस्तान के एक्सेस हमें मिल जाएगा, तो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल एशियन कंट्री का हमें एक्सेस मिल जाएगा। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको हम लोग अच्छे से काउंटर कर सकते हैं। रशिया और ईरान के साथ अपने रिलेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। जब हम लोग क्रूड ऑयल की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इसको भी हम लोग यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है, देखिए एक तरफ यहाँ पे है क्वाड, राइट, क्वाड, इंडिया भी क्वाड का मेंबर है। दूसरी तरफ आ जाता है आपका रशिया और ईरान, इनके साथ भी इंडिया के ठीक ठाक से रिलेशनशिप है, अच्छे रिलेशन है मतलब, और बीच में जो है इंडिया को दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। तो ये जो एक तरफ हम लोग क्वाड के इनिशिएटिव में भी पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरी तरह से हम लोग रशिया ईरान के साथ भी रिलेशन हमारा बनाना बहुत जरूरी है। तो ये जो इंटरनेशनल कॉरिडोर है, ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, वो इस बैलेंस का काम करेगा। तो इंडिया क्या कर रहा है, पहले हमारी जो अप्रोच हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट।
धीरे धीरे हम लोग नॉन अलाइनमेंट से जो है मल्टी अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक तरफ हम लोग को जो है क्वाड के साथ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग जो है रशिया के साथ भी कर रहे हैं, एक तरफ हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रहे हैं, एक तरफ जो है हम लोग ITU भी बना रहे हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इस समय इंडिया पार्ट बन चुका है, इसीलिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है। क्या आता है? विद सम एग्जांपल्स एक्सप्लेन हाउ इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। तो इसमें आप यही एग्जांपल दोगे, कोड का एग्जांपल दोगे, ITU का एग्जांपल दोगे, अभी जो है हम लोगों ने G7 में पार्टिसिपेट किया था उसका भी एग्जांपल दे सकते हो, और फिर आप बाद में जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एग्जांपल भी दे सकते हो। इस तरह का एग्जांपल आपने देना है। अगर मैप बना सकते हो तो बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। एक ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो ये था आर्टिकल, बढ़िया है, पसंद आया मुझे। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली यहाँ पे सवाल पूछ सकता है। अगला जो एडिटोरियल है हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन लेके। किसकी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है? वीमेन के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। वीमेन के अंदर भी जो SC कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ST कम्युनिटी से बिलोंग करती है, आदिवासी जो है उन वीमेन के बारे में बात कर रहा है। देखिए मुर्मू जी के बारे में इन्होंने बात किया। मुर्मू जो है एक वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बहुत ही पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया। यूजुअली छोटी छोटी चीजें बताने आपको जरूरत नहीं है कि 2013 को वोटिंग मिला था, पहले MLA भी रह चुकी हैं, झारखंड में गवर्नर भी रह चुकी हैं 2015 और के बीच में, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ओडिशा के अंदर जो है छोटी सी नगर पालिका टाइप की है जिसका नाम है रेरांगपुर, वहां से ये चली और रायसीना हिल तक पहुंची। अब ये समझ के देखो इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे वीमेन, खासकर वीमेन, उनको कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं होती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी हमारी, उसमें भी एक ST कम्युनिटी से एक महिला उठी, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज वो प्रेसिडेंट के पद तक पहुंच गई है। कितनी बड़ी बात है। तो इनका ऑफ कोर्स जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है इनकी, जो इनका इंडिविजुअल जो स्किल है, जो टैलेंट है, जो इनकी पर्सनैलिटी है, वो तो यहाँ पे रोल प्ले करती ही है। उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देता है, उनको पावर देता है कि वो आगे आ सकती हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात किया। गांधी जी का जो विजन था, जिनमें उन्होंने कहा था कि विलेज जो है कोई यूनिट होना चाहिए, उसको हम लोगों ने जो है आज यहाँ पे जो है साकार किया, अगर हिंदी में बात करें तो। हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इनिशियली, उसमें हम लोगों ने विलेजेस को इग्नोर ही कर दिया था। BR अम्बेडकर जी भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे विलेज इकोनॉमी को, विलेज डेमोक्रेसी को, बट स्टिल तो 1990s में फिर हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे वीमेन को रिजर्वेशन भी दिया, और वीमेन में भी जो SC वीमेन, जो ST वीमेन थी, उनको ज्यादा रिजर्वेशन दिया, जिस रिजर्वेशन का यूज करके मुर्मू जी सबसे पहले काउंसलर बनी। उसके बाद इनकी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई, फिर ये जो है MLA भी बनी, MP भी बनी, गवर्नर MLA बनी, फिर गवर्नर बनी, और आज जो है प्रेसिडेंट भी बन गई हैं। तो ये जो 73rd 74th अमेंडमेंट है, एक तरह का साइलेंट रेवोल्यूशन है जो पिछले 30 सालों से इंडिया में हुआ है, और जिसका रिजल्ट आज ये है कि एक आदिवासी महिला सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठी है, जो हमारे तीनों आर्म्ड फोर्सेस की कमांडर हैं। तो इनकी पर्सनल कैरेक्टर के, पर्सनैलिटी के होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा और डीप जाएं, तो कुछ स्टेट्स ने OBCs को भी रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया है। OBCs के अंदर भी OBC जो महिला होती हैं। तो इंडिया में इस समय 20 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे 33 से लेके 50% तक का वीमेन रिजर्वेशन है। तो देखिए, हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो हम लोग महिलाओं को रिजर्वेशन देते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है, वो उस चीज को डिसमिस करते हैं। लेकिन आंकड़े ये नहीं कहते हैं। फैक्ट्स, इंपीरिकल स्टडी ये बताती हैं कि जिन लोकल गवर्नमेंट्स में, जिन गांवों में या म्युनिसिपैलिटी के अंदर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, वहां पे पब्लिक गुड्स में महिलाओं में ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट वहां पे बड़ा है, एम्पावरमेंट बड़ी है। तो क्रिटिसिज्म चाहे कुछ भी हो, वो तो देखिए 10-20% हमेशा क्रिटिसिज्म होता ही है, और वो क्रिटिसिज्म हमेशा पूरी तरह से रोंग भी नहीं होता है। हाँ, सरपंचपति वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे है। पंचायत आपने जो है सीजन देखा हो शायद, ठीक है, पंचायत बहुत बढ़िया सीजन है। अब ये दिखाया गया कि किस तरह उनकी पत्नी प्रधान होती है, लेकिन उनके जो हस्बैंड होते हैं वो पूरे चीजों को संभालते हैं, ऑल दैट। वो कॉन्सेप्ट भी इंडिया में है, लेकिन
उसके बावजूद भी महिलाएं जो है रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जो 73rd 74th अमेंडमेंट है उसके बारे में इन्होंने बात किया है। तो रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एमसीक्यूज जो है कुछ हम लोगों ने आपको दिए थे, आप एमसीक्यूज यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो श्रीशैलम जो है सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, उसके बाद जो है कान्हा नेशनल पार्क, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको मैंने दिया हुआ है। तो आज का जो कोटेशन की बात करते हैं वो भी वीमेन के बारे में ही है। यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ वीमेन, यू एजुकेट अ जनरेशन। मतलब जब आप किसी मर्द को एजुकेट करते हो तो सिर्फ आप उस मैन को जनरेट करते हो और एजुकेट करते हो, लेकिन वुमेन को एजुकेट करते हो तो पूरी जनरेशन आपकी एजुकेट होती है, क्योंकि उसके बच्चे एजुकेट होते हैं, जिस फैमिली में वो जाती है वो भी एजुकेट होती है। तो महिलाओं को एजुकेट करना, इनको एम्पावर करना सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, नेसेसरी भी है और करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये इसी के साथ जो है आज के एनालिसिस खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।